चलो अब ध्यान दो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कल लास्ट में हमने सेक्शन नंबर 27 पे बात की थी, बाकी के उसके पहले के सारे टॉपिक्स हो गए थे। तो कल जो समझाया उसमें से आपको कुछ पूछना हो किसी सेक्शन में, कोई पॉइंट में कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है सारे पॉइंट्स कल तक जो देखे वो? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 40 पे है। कॉम्पोजिट रेंट का एक कंसेप्ट है, उस पर बात हो रही है। अब कॉम्पोजिट रेंट का मतलब ये है, दो ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। एक होता है कि आप जो प्रीमाइसेस लेट आउट कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ असेट्स भी लेट आउट कर रहे हो, कंबाइंड, ठीक है, ये लेट आउट हो गया, और उसके अंदर आप रेंट जो है वो कॉम्पोजिट बेसिस पे चार्ज कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन है प्रीमाइसेस प्लस सर्विसेज। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप अगर कोई फ्लैट सपोज रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा कि एक बोलते हैं ना वो एकदम एम्प्टी या नेकेड फ्लैट होगा, अंदर फर्नीचर कुछ नहीं। तो अगर आपको वो फ्लैट रेंट पे लेना है तो फिर उसके अंदर पूरा सेटअप खुद से करवाना पड़ेगा, फर्नीचर एंड एवरीथिंग, मेजरली तो वही हो गया। दूसरा एक ऑप्शन है, एक फ्लैट अवेलेबल है जो फुल्ली फर्निश्ड है, विद फर्नीचर है, तो उसमें आपको सिर्फ अपना पर्सनल सामान लेके आना है, बाकी का फर्नीचर सारा रेडी है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे? अच्छा, रेंट दोनों का सेम होगा ना या अलग होगा? किसका रेंट ज्यादा होगा? फर्निश वाले का ऑब्वियसली। अब यहाँ पे जो फर्नीचर के साथ लेट आउट कर रहा है वो ओनर आपसे ज्यादा रेंट एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज वो बोल रहा है भाई मैं तो एक तो प्रीमाइसेस तो आपको लेट आउट कर ही रहा हूँ, प्लस फर्नीचर में मेरा पैसा भी लगा है, मैं रेडी फर्निश फ्लैट दे रहा हूँ, आपको सिर्फ अपने कपड़े लेके रहने आना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ रेडी है। तो इतनी चीजें आप खुद अगर इन्वेस्ट करने जाते हैं किसी और प्रीमाइसेस में तो आपको इन्वेस्ट भी तो करना पड़ता ना। तो वो पैसा आपका बच रहा है तो उसके बदले मैं कुछ एडिशनल रेंट आपसे चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट वो ओनर आपसे चार्ज कर रहा है दैट इज अ कॉम्पोजिट रेंट। इट इंक्लूड्स रेंट ऑफ दैट प्रीमाइसेस प्लस द रेंट ऑफ द फर्नीचर और द असेट्स गिवन टुगेदर। समझ आएगी? अब इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी ना, वो पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है, तो वो देख लो, टेबुलर फॉर्मेट में भी उन्होंने लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं व्हेन द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द रेंट ऑफ सर्विस और असेट कैन बी सेपरेटेड। अगर ये पॉसिबल है कि प्रीमाइसिस का रेंट इतना और फर्नीचर का रेंट इतना, तो मैंने आपको बोला भाई ये प्रीमाइसिस है, 25,000 रुपीज में चार्ज कर रहा हूँ, 20,000 रुपये प्रॉपर्टी का रेंट है और 5,000 रुपये फर्नीचर का, तो दोनों चीज बाइफरकेट हो सकती है। तो टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी? जितना प्रॉपर्टी के लिए मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ 20,000, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, वेरी सिंपल। और दूसरा जो असेट्स के लिए मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ या फर्नीचर के लिए, वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में, क्योंकि वो एचपी में नहीं आ सकता। दोनों चीज बाइफरकेट हो गई। लेकिन अगर इस चीज को अलग करना पॉसिबल ना हो, ओनर बोल रहा है भाई जो भी है टोटल रेंट यही है, कोई बाइफरकेशन नहीं है कि प्रॉपर्टी का इतना और फर्नीचर का इतना, तो बोला कि उसमें टैक्सेबिलिटी ना एचपी से बाहर हो जाएगी। कॉम्पोजिट रेंट है, अगर सेपरेबल नहीं है तो कंबाइंड रेंट एचपी में टैक्सेबल नहीं होगा, या तो अदर सोर्सेज में या फिर पीजीबीपी में। समझ आए? एचपी में नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट आपको खास ध्यान रखना। तो असेट वाली सिचुएशन हो गई। सर्विस वाले केस में भी सेम होगा। अब सर्विस में क्या होगा, मैं आपको प्रीमाइसेस तो लेट आउट कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सर्विसेज इन द सेंस कि घर में जो है ना, कुकिंग स्टाफ मेरी तरफ से, क्लीनिंग स्टाफ मेरी तरफ से, गेट कीपर वॉचमैन की फैसिलिटी मेरी तरफ से, आपको पे नहीं करना है। तो जो आप रेंट पे कर रहे हो वो स्टाफ के साथ है, दैट इज अ सर्विस। तो उसमें मैं आपसे प्रीमाइसेस का अमाउंट भी चार्ज कर रहा हूँ, सर्विस का भी चार्ज कर रहा हूँ। अगेन सेम रूल, अगर डिविजिबल है तो एचपी प्लस अदर सोर्सेज, डिविजिबल नहीं है तो प्योरली अदर सोर्सेज, अदरवाइज पीजीबीपी में भी जा सकता है। अगर मेरा कोर बिजनेस ही है इस तरीके का तो फिर पीजीबीपी में जा सकता है। क्लियर? तो ये कॉम्पोजिट रेंट वाली कंडीशन होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर आपकी प्रॉपर्टी है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो उसमें एज सच ना कंप्यूटेशन में कोई फर्क नहीं है, सेम ऐसे ही कंप्यूटेशन रहेगा जैसा अभी तक अपन ने सीखा है। सिर्फ जो इनकम आ रही होगी ना वो फॉरेन करेंसी में होगी। तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब रुपी में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए चाहिए एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कौन सा वाला कंसिडर करें? बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। यहाँ पे वो रेट आपको स्पेसिफिक बोला हुआ है, वो समझ लो। इन्होंने बोला है, एक रूल है 115, उसके हिसाब से बताया कन्वर्जन रेट दैट इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, शॉर्ट में बोलते हैं टीटी बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसकी 31 मार्च पे जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट होगा, टेलीग्राफिक ट्रांसफर मतलब ये जो ऑनलाइन, ये वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफर, ये सब जो कंपनीज है ना, आप कहीं से बैठे बैठे कहीं भी पैसे भेज सकते हो, आप इनको या रुपी में पे कर दो, वहाँ पे डॉलर में पहुंचा देंगे। तो उसका जो ट्रांसफर रेट होता है वो डेली फ्लक्चुएट होता है। बाइंग रेट अलग होता है, सेलिंग रेट अलग होता है। तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर का जो बाइंग रेट होगा 31 मार्च का, वो रेट आपके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी करेंसी में आपने इनकम अर्न की उसका रेट अवेलेबल होगा। ठीक है? तो ये याद रखने वाली चीज, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंग्वेज आप देख लो, उसमें ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, ये सब की बात की है। सिर्फ एक बार फॉर्मेलिटी के लिए भी रीड कर लो, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर अपना बाकी है।
चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट एक टेबल दे रखा है आपको, ये सारी इनकम एग्जेम्प्ट है हाउस प्रॉपर्टी के हेड से। यहाँ पे इन सारे पर्टिकुलर केसेस में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। कौन कौन सी सिचुएशन है वो एक एक करके समझ लेते हैं। एक सेक्शन नंबर 10 दिख रहा है आपको या मेजोरिटी में, सेक्शन 10 का नाम है इनकम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, ये इसका ऑफिशियल नेम है। शॉर्ट में हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम, इनकम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। तो जो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन किया था ये सारी इनकम उसमें इंक्लूड नहीं होती, इन शॉर्ट उस पर टैक्स नहीं लगता। तो सबसे पहला जो सबसेक्शन है उसमें बात हो रही है एग्रीकल्चर इनकम की। एग्रीकल्चर इनकम में एक रेफरेंस यूज किया हुआ है दैट इज फार्म हाउस। अब ये जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस पढ़ के अपने दिमाग में क्या आता है, बढ़िया सा स्विमिंग पूल होगा, गार्डन वार्डन बना होगा, वीकेंड पे जाके पार्टी करेंगे, ठीक है, मजा आएगा और क्या। तो ये सब चीजें होती है, बट ये वो फार्म हाउस की बात नहीं हो रही। एग्रीकल्चर इनकम में जो फार्म हाउस वाली सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं कि ये आपका फार्म है, एग्रीकल्चर प्रीमाइसिस है, यहाँ पे खेती का काम हो रहा है, स्विमिंग पूल वाला फार्म हाउस नहीं है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए प्रीमाइसिस यूज हो रही है। अब यूजुअली जो एग्रीकल्चर का प्रोफेशन है वो जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, जो फार्मर्स हैं वो प्रोफेशनल्स नहीं है कि ये ऑफिस है, सुबह 10 बजे पहुंचे, काम किया, शाम को 6 बजे बंद कर दी, घर आ गए, वैसा होता नहीं है। ये 24/7 वाला काम है, बिकॉज कितने बजे पानी देना है, कितने बजे पेस्टिसाइड्स आपको स्प्रिंकल करने हैं, क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है, तो उनको ना 24/7 वही रहना पड़ता है। तो यूजुअली एग्रीकल्चर प्रीमाइसिस पे ना एक छोटा सा फार्म हाउस जैसा बना हुआ होगा, एक घर बना हुआ होगा, फार्मर अपनी फैमिली के साथ यहीं रह रहा है, स्टोरेज की जगह भी है यहाँ पे, उसके घर की जगह भी है, और यही खेत में खेती कर रहा है, तो पूरा दिन वो वहीं रहता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब पॉइंट ये है कि आपने ये एग्रीकल्चर लैंड किसी को किराए पे दे दी, आप जमीन के मालिक हो, जमींदार हो, आपने किराए पे दे दी, और साथ में एक घर भी किराए पे दे दिया उस किसान को। तो किसान जो आपको किराया दे रहा है उसमें इस प्रॉपर्टी का किराया भी तो दे रहा होगा, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी का किराया आपने अर्न किया, दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज एग्जेम्प्टेड, दिस इज एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि आपने जमीन किराए पे दी खेती के लिए, तो उसके साथ ये प्रीमाइसिस आपने लेट आउट किया ना, तो इससे आया हुआ रेंट भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, उसमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। क्लियर ये पॉइंट? तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है जिसने लेट आउट किया। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर? एग्रीकल्चर इनकम पे अपने चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी ये पॉइंट जो है वो रिलेट हो जाएगा। उसमें जो इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है साथ में, वहां पे बोला हुआ है कि ये जो प्रीमाइसिस है ना, जो घर बना हुआ है, जरूरी नहीं है कि इस प्लॉट के ऊपर ही होना चाहिए, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे पॉसिबल है कि इसके बदले नियर बाई विसिनिटी, नियर बाई सराउंडिंग में भी हो सकता है, तो भी वो लॉजिक सेम ही रहेगा कि भाई प्रीमाइसिस के साथ साथ या फार्म के साथ साथ प्रीमाइसिस लेट आउट की हुई। दूसरा पॉइंट देखो 19A वाला, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन द पोजीशन ऑफ एन एक्स रूलर। अब ये एक्स रूलर कौन है? अब इंडियन हिस्ट्री में आपको पता है पहले वो राजा महाराजाओं का टाइम था, अब उनके पैलेसेस बने हुए थे, महल थे बहुत सारे, ये सब सिस्टम चलता था। अब जब से राजा महाराजाओं वाला टाइम गया और गवर्नमेंट आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई। अब जो इनके पैलेसेस हैं, ऑफिशियली जितने भी पैलेसेस जो रॉयल फैमिलीज बोलते हैं उनको बिलोंग करते हैं, उन पैलेसेस की आज क्या कंडीशन है, किसकी ओनरशिप में है और कौन यूज कर रहा है उसको, कुछ आइडिया? राजस्थान साइड पे गए होगे, देखें बहुत सारे पैलेसेस बने हुए हैं उदयपुर में और सब जगह। तो ये जो पैलेसेस हैं, आधे तो अपने ताज और ओबरॉय ग्रुप वालों ने लेके होटल बना दिए। अब आप भी वहाँ पैसे खर्च करके राजा महाराजाओं के साथ रह सकते हो, वो तो वहाँ पे नहीं रह रहे लेकिन उनके घर में रह सकते हो, तो वो फीलिंग ले सकते हो कि वो आप पैलेस यूज कर सकते हो एज ए होटल प्रीमाइसिस। एक ये है। दूसरा, कुछ पैलेसेस गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर लिए और उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, जाओ वहाँ पे एंट्री टिकट लो, घूमो फिरो, फोटो खिंचवाओ, ठीक है, टूर गाइड होते हैं उनसे स्टोरियाँ सुनो, यहाँ पे क्या क्या हुआ था क्या नहीं, और आ जाओ। ये एक सिचुएशन। तीसरा ऑप्शन ये है कि कुछ पैलेसेस अभी भी वो रॉयल फैमिलीज के जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी ओनरशिप में है। तो सारे पैलेसेस इस तरीके से डिवाइड नहीं हुए, कुछ वो फैमिलीज अभी भी ओन कर रही है। अगर फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो तो ओन करो, कौन मना कर रहा है। तो ये जो एक्स रूलर्स हैं, इनको एक पैलेस का एग्जेम्पशन एक्स्ट्रा मिलता है ओवर एंड अबव द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रूल। तो कल अपन ने देखा था एक इंडिविजुअल कितनी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता है? 2। ये थर्ड प्रॉपर्टी काउंट होगी, क्योंकि वो एक्स रूलर है तो एक पैलेस उसको अलाउ किया जाएगा कि वो यहाँ पे क्लेम कर सकता है। क्लियर? ये समझ आए? ये सैफ अली खान के पास ऐसे पैलेसेस हैं, ठीक है, 2 पैलेस है, तो उनकी रॉयल फैमिली और नवाब फैमिली, तो जो एंसेस्टर्स है वो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब उनके पैलेसेस थे तो उसमें से 2 पैलेस अभी भी उनकी फैमिली ओन कर रही है। तो उसमें से एक पैलेस जो है सैफ अली खान के नाम पे है, एक उसकी सिस्टर के नाम पे। तो दोनों एक एक पैलेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नाम पे क्लेम कर सकते हैं सेक्शन में, तो उससे उनकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अब अगर मान लो ये रूल नहीं होता तो क्या सिचुएशन होती? फिर ऐसा होता कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसको डीम्ड लेट आउट माननी पड़ती, क्योंकि रहता तो मुंबई में अपने फ्लैट में ही है, तो ये प्रॉपर्टी तो फिर सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टी हो गई।
तो अगर ये डीम्ड लेट आउट मान ली जाती तो उस पर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स आता। अब एक पैलेस की वैल्यू कितनी होगी, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, समझ रहे हो, उस हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी आ जाती। तो पूरे साल में जितना पिक्चरों में कमा नहीं रहा ना, वो सारा पैसा वहाँ टैक्स पे करने में चला जाता, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉपर्टी है। वो जो पैलेस उसके नाम पे है ओनरशिप में, उसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 1000 करोड़ के अराउंड है। जितने एकड़ की जमीन है, जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है, 1000 करोड़ एक पैलेस की आज की डेट में मार्केट वैल्यू है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम कितनी आएगी, पोटेंशियल, और वो रेंट पे कौन करेगा, कौन रहेगा वहाँ पे रेंट पे। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई एक पैलेस अलाउ कर देते हैं, अब उससे ज्यादा पैलेस है आपके नाम पे, तो फिर आप उसमें से कुछ रेवेन्यू जनरेट करो, नहीं तो अपने पॉकेट से टैक्स पे करो। क्लियर ये कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल बोर्ड, वो सब, उनकी अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जनरेट होती है, उनको टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। अब ये एंटिटीज के नाम ध्यान रखने हैं कि इनसे टैक्स वसूल नहीं कर रहे, क्योंकि उनका पर्पस भी कुछ वैसा है। यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल इनकम कवर हो सकती है यहाँ से, और क्या। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन केस ऑफ पर्सन रेसिडेंट ऑफ लद्दाख, टेरिटरी बेसिस पे एग्जेम्पशन दिया हुआ है, स्पेशल कैटेगरी। अगर आपका कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है और उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, तो उनको भी एग्जेम्पशन दिया गया स्पेसिफिक। नेक्स्ट देख लो, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न कर रही है ना, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है वो नहीं पता, लेकिन जो प्रोविजन है वो यही है। इनको टैक्स एग्जेम्पशन की क्या जरूरत है पता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट तो फिर चैप्टर में से ये प्रॉपर्टी विच इज यूज फॉर बिजनेस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये एग्जेम्पशन वाली पूरी लिस्ट यहाँ पे कवर अप होगी। नेक्स्ट जो सेक्शन आपको दिख रहा है 80 कैपिटल पी, ये मैं डिडक्शंस वाले चैप्टर में कवर कराऊंगा, अभी इस पे बात नहीं भी करेंगे चलेगा, ये सेक्शन वहाँ पे रिपीट होने वाला है। इसके बाद और एक सेक्शन है 115 BAC, ये मैं आपको बता रहा था एक ऑप्शनल स्कीम है, और ये ऑप्शनल स्कीम का रेफरेंस हर चैप्टर में मिलेगा, लेकिन इसका मैंने एक अलग चैप्टर रखा हुआ है पीछे 115 BAC के नाम से, उसमें पूरा सेक्शन एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस के लास्ट पार्ट में, क्योंकि अभी क्या है, ये सारे टॉपिक्स आपको पता नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, जब सब सीख लोगे तो आराम से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों स्कीम में डिफरेंस क्या है। अभी समझाने जाऊंगा तो आधी चीजें पता नहीं चलेंगी। तो ये टॉपिक और इससे रिलेटेड सम्स मैं टेम्परेरीली पेंडिंग रखूंगा जब तक हम आगे के चैप्टर्स कवर अप नहीं कर लेते। तो देखो सेक्शन वाला पार्ट, थियरी वाला पार्ट जो है ना, वो इसके साथ अपना इस चैप्टर में कंप्लीट है। अब इलस्ट्रेशंस आपको दे रखे हैं मॉड्यूल के बेसिस पे, वो स्टार्ट करने हैं। तो शुरू करते हैं, कुछ कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ कैसे होगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो थियरी बेसिस पे, उसको अभी के लिए एक बार स्किप करो, आप सीधा आगे बढ़ो सेकंड इलस्ट्रेशन पे, कैलकुलेशन देखते हैं। फॉर्मेट आपको मैं समझा देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 4 हाउसेस विच आर ऑल लेट आउट एंड कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। 4 हाउसेस एक पर्सन के नाम पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर टैक्सेबिलिटी तो आनी है। अब आपको बताया हुआ है हर एक केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक हाउस की कितनी होगी। तो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, 4 बोला था ना ऊपर, करेक्शन था ना, अच्छा अभी तक ठीक नहीं किया इन्होंने, ठीक है आप करेक्शन कर लो। 3 हाउसेज हैं, क्या हुआ, अच्छा नॉट कवर्ड है, ओके हाँ हाँ, ये मेरी लास्ट टाइम की बुक में साथ में रख लूंगा कल से, तो उसमें मैंने करेक्शंस नोट किए हुए हैं। तो 3 हाउसेज हैं, और बोला है ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, इसमें कवर नहीं हो रहा है, नॉट कवर्ड आएगा, बिकॉज फिर नीचे ना स्टैंडर्ड रेंट का डेटा नहीं दिया हुआ है, वहां से पता चल रहा है। अब नई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन से तो मैंने वापस से सारे ऐड कर लिया, आई थॉट के करेक्शंस भी ऑब्वियसली कर ही दिए होंगे, बट सिर्फ AY का नाम चेंज किया है, करेक्शंस नहीं किए, कोई बात नहीं, आगे भी देखते जाएंगे फिर। तो यहाँ पे आपको जैसे हाउस नंबर 1 बोला है, अब फाइंड आउट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये खास क्वेश्चन में देख लेना चाहिए, या तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करने को बोलेंगे, या एनुअल वैल्यू बोलेंगे, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब यही छोटी छोटी बातें ना बैच के टाइम पे ध्यान रखनी होती है, फिर बोले सर एग्जाम में समझ नहीं आ रहा था, ध्यान नहीं दिया, कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे, मांगा क्या है। अगर आपसे सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू मांगा है तो अपने को स्टेप नंबर 2 तक ही जाना है। एनुअल वैल्यू मांगा हो तो स्टेप 3, और अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, वो सब माइनस होगा। बट अगर नहीं मांगा है तो फिर वो सब माइनस नहीं करना है। तो क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ो कि पूछा क्या है, और उतना ही सॉल्व करो, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाउस नंबर 1 में आप देखो म्यूनिसिपल वैल्यू, डी फैक्टो रेंट मतलब एक्चुअल रेंट AR, और फेयर रेंट आपको पता ही है। अब इसमें से GAV निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट होता है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 36,000 आएगा। कंपेयरिंग दैट विद स्टैंडर्ड रेंट जो यहाँ पे है नहीं,
तो फिर ऑप्शन ही नहीं अपने पास, तो अपना ER जो है वो पहले ही डिसाइड हो गया 36,000। कंपेयरिंग दैट विद एक्चुअल रेंट AR, अब बोलो ER 36, AR 32, तो क्या सिलेक्ट होगा? 36। अच्छा, कोई वैकेंसी वाला पॉइंट है? नहीं, ठीक है, तो कोई वैकेंसी वाला इशू भी नहीं है, तो इसका मतलब आपने जो रेंट चार्ज किया ना वो गलत है, तो मिनिमम एक्सपेक्टेड रेंट जितना GAV तो माना जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 36,000। बोलो समझ आए? तो सिंपल है ये पॉइंट। अब एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो कैसे करें? अब 3 हाउसेज है, तीनों में कैलकुलेशन होगा। अब 3 बार तो सेम चीज समझाओगे नहीं आप, तो पहले आप सेक्शन की कंडीशन इन जनरल एक्सप्लेन कर दो। जो रूल है जो आप कर रहे हो ना वही आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई स्टेप 1 है अपना, दैट इज फाइंडिंग आउट द एक्सपेक्टेड रेंट। थियोरेटिकली आप 2 लाइन में लिख दो उसको। एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो बोला फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, कंपेयरिंग दैट विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। एक स्टेटमेंट लिख दो कि भाई प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर नहीं हो रही है, सो स्टैंडर्ड रेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये दोनों में से जो विच एवर इज हायर आया, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट विथ एक्चुअल रेंट, उस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है AR से तो फिर वही सिलेक्ट होने वाला है। तो इतना आपने एक बार इन जनरल समझा दिया वन टाइम, तो हाउस नंबर 1, 2, 3 का कैलकुलेशन आप सीधा फिर डायरेक्टली समझा सकते हो, उसके अंदर बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा। पर ये नहीं लिखा तो फिर हर एक हाउस में आप सेम एक्सप्लेनेशन रिपीट करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जनरल प्रोविजन एक्सप्लेन करो जैसे केस लॉज में करते हो, एंड देन कैलकुलेशन तीनों हाउसेज का बता दो। अब तीनों हाउसेज का कैलकुलेशन आपको 1-1 करके बताना है या अगर टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है वैसे बताना है, वो डिपेंड करता है कि डेटा में क्या दे रखा है। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो तीनों हाउस, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, तीनों एक एक करके समझा दो, और प्रोविजन आपने पहले ही लिख दिया तो उसी का रेफरेंस बार बार आ जाएगा, तो प्रेजेंटेशन ईजी हो जाएगा। क्लियर? देख लो बाकी हाउस नंबर 2 और 3 में कैलकुलेट करके बता दो GAV कितना आएगा। सेम रूल लगाना है। बोलो हाउस नंबर 2 आगे क्या आ रहा है आंसर? 24,000। किसी को कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन? हाउस नंबर 3 में 35 पता चल रहा है ना? म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयरिंग दैट विद एक्चुअल रेंट, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड रेंट वाले पॉइंट पे जाना ही नहीं। बोलो पक्का सबको क्लियर है तो आगे बढ़े, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ एक्सप्लेन करना है तो समझाओ। हाँ देख लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हाँ एक्चुअल रेंट ज्यादा है ना, तो फिर हाँ 28,000 आना चाहिए। तो नीचे GAV वाले में वही लिखा है ना? अच्छा वो मिस्टेक है, हाँ आंसर 28,000 है सेकंड वाला। आप सॉल्यूशन उस हिसाब से देखो, 28,000 आंसर है हाउस नंबर 2 में। इनके पास सजेशंस गए नहीं होंगे कौन से सम में मिस्टेक्स है, मैं ही भेज दूंगा इस बार, और क्या। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलते हैं आगे, ठीक है। देखें, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 4 हाउसेस। उल्टा क्वेश्चन हो गया वो पिछले वाले में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 4 हाउसेस है, ऊपर लिखा है 3, तो करेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो यहाँ नॉट गवर्न नहीं आएगा, यहाँ गवर्न आएगा। तो इन्होंने क्या किया ना, वो क्वेश्चन का टाइटल दोनों इलस्ट्रेशन में इंटरचेंज कर दिया, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? GAV आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट भी है तो ER निकालते टाइम उस पर फोकस करना पड़ेगा। देख लो आप चारों हाउसेस को एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर अपने आंसर टैली करते हैं। बोलो सॉल्व हो गया? हाउस नंबर 1 का आंसर मैच हो रहा है? किसी का भी नहीं आया वो सॉल्व करवाना है तो पूछ लो, डाउट मत रखना, कंफ्यूजन है तो बोलो।
और मुझे ही पूछ लो, बोलो। किसका? कौन सा? हाउस नंबर 1 का? म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। अच्छा, आंसर नहीं दिया हुआ है। अच्छा ओके, इसमें 40,000 आएगा जीएबी फर्स्ट वाले। सेकंड वाला आया सबका 30,000, थर्ड वाले में 35 और लास्ट में 36। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कुछ पूछना हो? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो पहले। यहाँ पे अगेन जीएवी फाइंड आउट करना है, बाकी डिटेल्स दे रखी है, अब थोड़ा ध्यान देना। हाउस PQRS करके 4 हाउसेस बोले हुए, एक्सपेक्टेड रेंट और सब डिटेल्स दे रखी है। यहाँ थोड़ा वैकेंसी वाला मैटर भी है, तो पहले हाउस P देखते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट 70,000 है। रेंट पर मंथ अगर लेट आउट करे तो 7,000 का रेंट सोचा हुआ है, इतने पे लेट आउट करेंगे और किया भी है। और 11 मंथ्स के लिए लेट आउट हुआ है, 1 मंथ की वैकेंसी है। तो हम अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट 70,000, एक्चुअल रेंट कितना कलेक्ट हुआ 11 मंथ्स के हिसाब से 77,000, ठीक है। और वैकेंसी 1 मंथ। अब देखो ER दे रखा है, AR दे रखा है, तो कंपैरिजन करेंगे। अगर AR एक्चुअली ER से ज्यादा है तो इस सिचुएशन में GAV कितना आएगा, AR दैट इज 77,000, ठीक है। ये GAV हो गया। अब क्योंकि ये वैसे ही ER से ज्यादा है, ये वैकेंसी वाले पॉइंट से कोई फर्क पड़ा क्या? ये प्रॉब्लम तो तब आता है जब ये कम होता है, फिर हम चेक करते हैं एनुअलाइज रेंट करके। अगर आप इस रेट से एनुअलाइज रेंट निकाल भी लोगे तो भी वो 84,000 आएगा, दैट इज ऑल्सो हायर देन ER। तो फिर जितना आपने कलेक्ट किया उतना, ठीक है। तो GAV वही हो गया 77,000, इसमें आगे कुछ कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डेटा या नंबर पे डिपेंड करेगा, बाकी रूल सेम ही रहने वाला है, नंबर्स की वजह से रूल चेंज नहीं होते। तो आपका GAV यहाँ पे आ चुका है 77,000, तो ये हाउस P यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट Q वाला अभी छोड़ दो, पहले R वाले पे फोकस करो। Q लास्ट में करवाता हूँ। R वाले में जो ER है वो 85,000 बोला है। रेंट पर मंथ अगर देखे लेट आउट वाला तो 8,000 के हिसाब से 9 मंथ्स का लेट आउट है ना, तो कितना कलेक्शन हुआ 72। अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ वैकेंसी आ रही है 3 महीने की, ठीक है। वैकेंसी कितनी आ रही है 3 महीने की। अब कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल रेंट क्योंकि ER से कम है तो डिपार्टमेंट तो क्वेरी रेज करेगा। आप बोलोगे सर नहीं नहीं ये तो सब कुछ वैकेंसी की वजह से हुआ है, डिपार्टमेंट बोलेगा चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे एनुअलाइज रेंट 8,000 है ना मंथली, तो 12 मंथ्स के लिए लेट आउट करते तो कितना आता 96,000। अब इसमें कोई अनरियलाइज रेंट वाला प्रॉब्लम भी नहीं है, तो अगर पूरा साल लेट आउट करते तो 96 आता, विच इज मोर देन ER। तो जिस रेट पे लेट आउट किया वो रेट सही है, तो गलती हमारे रेट में नहीं है, गलती एक्चुअली वैकेंसी की है। क्लियर हो गया? तो इस सिचुएशन में जितना आपने कलेक्ट कर लिया उतना सही, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज GAV। समझ आ गया कैलकुलेशन? तो कल जो सिखाया था आपको सेक्शन 23 में वही अप्लाई कर रहा हूँ। रूल में कहीं पे भी कोई इफ एंड देन वाली कंडीशन नहीं है, वो फिक्स है। डन। अब इसके बाद तीसरा केस है ना हाउस S, वो आप ट्राई करो। ये 2 करवाए हैं तो आइडिया लगेगा। देखो समझ में आ रहा है?
बोलो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है कुछ? एक्सपेक्टेड रेंट 125, लेट आउट 8,000 रुपीज पे किया 10 महीने के लिए, तो 80,000 हो गया। अब 8,000 के हिसाब से, बातें मत करो तुमको, सुन लो यहाँ, 8,000 के हिसाब से अगर 12 महीने पूरे लेट आउट कर भी देते, कितना रेंट कलेक्ट होता? 96,000, और एक्सपेक्टेशन कितनी है? 125, तो कम है ना अभी भी, तो रेट में प्रॉब्लम तो है। तो ER को बेस बनाएंगे 1,25,000, लेकिन अगेन 2 महीने वैकेंसी भी तो है, उसका भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आप ER को बेस बना रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसमें से लॉस क्लेम करने का ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। अच्छा, लॉस कितना क्लेम करने को मिलेगा? 16,000 माइनस कर लो, कितना बचा? 1,09,000, तो ये आ गया आपका GAV। समझ आया? तो यहाँ दोनों प्रॉब्लम थी, वैकेंसी तो है ही, लेकिन मंथली रेंट जो आप चार्ज कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशन से कम, दैट इज ऑल्सो एन इशू। तो उस वजह से कैलकुलेशन ये वाले केस में हुआ, जो लास्ट केस हमने देखा था ना चार्ट में, वो वाला है। अब हाउस नंबर क्यों देख लेते हैं, कुछ अलग है ये, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना बोला है, हाँ 55,000। आप लोग एक दूसरे को मत समझाओ, डाउट से तो मेरे से पूछ लो ना, क्योंकि मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, एक दूसरे को पढ़ा रहे, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। रेंट, एक्चुअल रेंट बोला है 5,000 पर मंथ, लेकिन लेट आउट कितने ड्यूरेशन के लिए किया? 0, तो AR भी तो 0 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला, वैकेंसी 12 मंथ्स, ये कुछ अलग सिचुएशन, और ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली, तो साल भर से दुकान खाली पड़ी है, कोई किराएदार आ नहीं रहा है, मैंने बोर्ड भी लगा रखा है लेट आउट रेंट के लिए अवेलेबल, कोई नहीं आ रहा है, तो ये एक रियल सिचुएशन है। कैलकुलेशन कैसे करें अपन, GAV कैसे निकाले, क्या लॉजिक लगाए? 12 महीने पूरी वैकेंसी, अगर आप AR देखोगे तो 0 है, लेस देन ER, तो फिर बेस ER को बनाए या क्या करें, या इसका कुछ एन्युअलाइज रेंट निकाल के देखें, क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया दो। हाँ, एक ऑप्शन ये भी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो AV 0, ये भी हो सकता है। बट देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ही जो पॉइंट है ना, वही आपके माइंड में आता है कि वो लगाएं या ना लगाएं। सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते इसको, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वैकेंसी कैसे दिखा रहे हो फिर 12 महीने? जो चीज सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो वैकेंट थोड़ी ना है, तो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। सेल्फ ऑक्यूपाइड इज नॉट इक्वल टू वैकेंसी, ये ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में और आंसर रॉन्ग आ जाता है। वैकेंसी है 12 महीने, मतलब मैंने प्रॉपर्टी ओपन रखी है, कोई भी आके रेंट पे ले लो, किराएदार आया नहीं, मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूँ उसको, ये कंडीशन है, दैट इज वैकेंसी। अब क्योंकि वैकेंसी है, अपने रूल वैकेंसी वाला ही लगाएंगे। भाई मैंने रेंट कितना डिसाइड किया हुआ है, 5,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट भले 0 है, बट अगर 5,000 के हिसाब से मैं लेट आउट करता तो एनुअलाइज रेंट तो 60 आता, ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है ना, तो जिस रेट पे मैंने कोट कर रखा है वो रेट तो सही है, वो तो गलत है नहीं। तो ये जो हुआ वो क्यों हुआ? वैकेंसी की वजह से, सारी गलती वैकेंसी की। तो अगर सारी गलती वैकेंसी की है तो GAV क्या होना चाहिए? AR कितना है? 0, तो आपका आंसर 0 आ रहा है। अब क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, कितनी बार स्टूडेंट्स रीजन में लिख के आ जाते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, हेंस एनुअल वैल्यू 0। आपका आंसर भले करेक्ट होगा बट रीजन तो पूरा रॉन्ग हो गया ना, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रीजन यहाँ पे वैकेंसी वाला है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला नहीं। क्लियर? तो ये अच्छा पॉइंट है क्यू वाला, इसको स्टार मार्क करके रखना। लास्ट डे पे आप पूरी बुक के सारे सम लिख के सॉल्व करने नहीं बैठ सकते। ऐसे अच्छे पॉइंट्स जहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है, सिर्फ उन पॉइंट्स को आप रिकॉल कर सकते हो। बाकी जो सम्स नॉर्मल फ्लो में जा रहे हैं ना, वो एक टाइप का एक सम रीड कर लिया बहुत हो गया, लिखने बैठने की जरूरत या सारे सम रीड करने की नेसेसिटी नहीं है। और ये बात भी आपको अभी से डिसाइड करते जानी है कि लास्ट डे पे कौन सा सम पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, वो देख लो। सब अलग टाइप के सम्स ही पहले करा रहा हूँ वेराइटी के, तो मेजोरिटी केसेस कवर हो जाएंगे। 6 का आप डेटा पढ़ो पहले क्या बोला है इसमें ना, वैकेंसी, अनरियलाइज रेंट, ये सारे पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। Mr. X is the owner of a house property. He lets the property during the previous year for 7,000 per month. House was occupied from April to January. तो कितने महीने हो गए? 10 महीने हो रहे। From 1st Feb, the property remained vacant. Vacancy है। Mr. X fails to realize 10,000 rupees from tenant. ये हो गया आपका अनरियलाइज रेंट, और एक्सपेक्टेशन है 82,000 पर एनम। ये कैलकुलेट करके दिया हुआ ही है, तो हमें वो मेहनत नहीं करनी। अब जितना इनको सम का वेटेज रखना होगा उतनी कैलकुलेशन आपसे करवाएंगे।
एक्चुअल रेंट किस रेट पे चार्ज किया है? 7,000 पर मंथ। अच्छा, लेट आउट कितने महीनों के लिए किया? 10 मंथ्स। तो कलेक्शन कितना हो गया? 70,000। समझ आई? अब ये 70,000 रुपीज क्या पूरा कलेक्ट हुआ है? कुछ अनरियलाइज्ड है ना? कितना? 10,000। तो वो लेस हो जाएगा यहाँ से। तो एक्चुअल AR जो अपने कंसिडर करेंगे वो तो होगा 60। अब आगे की कैलकुलेशन समझते हैं, GAV या एनुअल वैल्यू के लिए क्या करना है। अब GAV के लिए जब कंपैरिजन होता है तो ER और AR का कंपैरिजन होता है। ER 82 है, AR वैसे 70 है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो वैकेंसी की वजह से सब कुछ हुआ, 2 महीने तो वैकेंसी थी। तो बोला ठीक है, अगर वैकेंसी नहीं होती तो पूरे साल का एनुअल रेंट कितना आता वो गिन लें। किस बेस पे गिनेंगे? इसी बेस पे गिनेंगे। 7,000 रुपए के हिसाब से आप लेट आउट करते 12 महीने, 84,000 जो है वो कलेक्ट होता, बट पूरा 84 कलेक्ट नहीं होता। ये 10,000 की प्रॉब्लम तो तभी भी आती ना, आपने पहले 10 महीने के लिए लेट आउट किया, उसी में 10,000 रुपए शॉर्ट है, तो और 2 महीने लेट आउट करते तो भी ये 10,000 तो शॉर्ट ही थे ना, वो तो हो चुका है। तो ये 10,000 यहाँ से भी माइनस हो गया, ये समझना है। तो हमारा पूरे साल में कितना रेंट एक्चुअल में कलेक्ट होता आफ्टर दिस लॉस? 74,000। तो कंपैरिजन इसका होगा ER के साथ। अनरियलाइज रेंट का ये इफेक्ट है, समझ आ रहा है? इसका कंपैरिजन करोगे ER के साथ तो आपको पता चलेगा कि आप एनुअली लेट आउट करके भी उतना अमाउंट नहीं कमा पा रहे हो जितना उन्होंने बोला है। तो इस सिचुएशन में जो आपका GAV बनेगा वो ER के बेस पे बनेगा। अब जैसे ही ER आएगा फिर आप बोलोगे सर वैकेंसी है भी तो सही, एक्चुअल में 2 महीने, उसका कुछ बेनिफिट दे दो। बोला कोई बात नहीं, लॉस क्लेम कर लो, कहाँ मना कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 82,000। उसमें से लॉस कितना? आपके रेंट के कोटेशन के हिसाब से काउंट होगा। 7,000 इंटू 2 कितना हो गया? 14,000। डिफरेंस कितना बचा? दिस इज योर GAV। बोलो समझ आ रहा है? तो इस कैलकुलेशन पे चलना है हमें। हाँ देखो कैसे गिनना है, ध्यान दो। मंथली रेंट आपने फिक्स किया 7,000, 12 महीने के हिसाब से लेट आउट करते तो 84,000 कलेक्ट होता। बट आप देखो, आपने ऐसे समझ लो 12 महीने का टाइमलाइन है और यहाँ पे 10, आपने इतने ड्यूरेशन के लिए लेट आउट किया, उसी में 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपने जो कलेक्ट किया रेंट वो 70,000 माइनस 10,000, कलेक्ट कितना हुआ? 60,000 ही हुआ। मान लो अगर ये 2 महीने और लेट आउट कर भी देते, कितना रेंट कलेक्ट होता? और 7,000 के हिसाब से 2 महीने का कितना हो गया? 14,000। तो ये 14 और ये 60 कितना कलेक्ट हुआ? वही आ रहा है यहाँ पे। तो 74 ही कलेक्ट हो पाता ना पूरे साल में। ये 10,000 का नुकसान आप ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने उसको एनुअल रेंट में माइनस किया। ऐसे समझना नहीं है तो फिर ऐसे समझ लो, बात एक ही। इतना तो हो चुका है हिसाब 60,000 का, और 2 महीने लेट आउट कर भी देते 14,000 और आ जाते 74, इट इज स्टिल लेस देन 82। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो इस वजह से हम कंपैरिजन इसका कर रहे हैं ER के साथ। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आया? ठीक है, तो बस कैलकुलेशन कंप्लीट है यहाँ पे। अब क्योंकि फाइनली आंसर आपका आ रहा है 68,000 GAV, इसके बेसिस पे जो भी फर्दर कैलकुलेशन है वो होगा। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ GAV फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट है 68,000। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, उसमें 2 ऑप्शंस है। एक तो बोला एसएससी नॉर्मल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, एक बोला 115 BAC फॉलो कर रहा है। 115 BAC वाला अभी तो अपन पेंडिंग ही छोड़ रहे हैं, बट एटलीस्ट फर्स्ट केस जो है वो तो अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन 7 देख लो क्या बोल रहा है। मिस्टर R owns a house which he uses for residential purpose throughout the previous year. Municipal value, fair rent, municipal taxes paid, repairs, depreciation, interest on borrowed capital, ये सब दे रखा है। पहली लाइन में केस खत्म हो गया है। मिस्टर R owns a house which he uses for residential purpose throughout the previous year. तो एनुअल वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो म्यूनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, ये सब का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा एनुअल वैल्यू 0। अब आपको पूछा है फाइंड आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो म्यूनिसिपल वैल्यू या असेसिबल वैल्यू, सॉरी एनुअल वैल्यू 0 आ गई। उसमें से हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 ही आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो आपने 2 लाख रुपए भरा है वो तो क्लेम करोगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इनकम कितनी आएगी? -2 लाख, या मैं बोल सकता हूँ लॉस। ये सेम केस मैंने आपको कल समझा दिया था जब सेक्शन 24B अपने देख रहे थे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी अगर लोन पे है तो एनुअल वैल्यू तो 0 है, लेकिन अगर उस पर आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो
तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप क्लेम करके उसको लॉस दिखा सकते हो और आपकी बाकी इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है। ये एग्जैक्टली वही केस रिपीट हो रहा है। बोलो, स्टोरी समझ आ रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना कंप्लीट। सेकंड वाले पे अभी कोई डिस्कशन करना नहीं है, आप नोट करके रखना, पेंडिंग रहेगा, चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 8। मिस्टर आर ओन्स अ हाउस, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 50,000 रुपीज। पूरे घर की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है म्यूनिसिपल वैल्यू। ही पेड रुपीज 8,000 एज लोकल टैक्सेस, ये म्यूनिसिपल टैक्स हो गया। He uses the house for residential purpose but lets out half of the house at rupees 3,000 per month. आधा घर वो यूज कर रहा है खुद के लिए, आधा उसने लेट आउट कर दिया। तो जो कैलकुलेशन होगा एनुअल वैल्यू का वो भी पार्शियली करना पड़ेगा। तो ये पार्टली लेट आउट वाली सिचुएशन है। समझ लेते हैं कैसे गिनेंगे। देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू जो होती है ना वो पूरी प्रॉपर्टी की होती है, वो ध्यान रखना, हाफ पार्ट की कभी नहीं होती। एसएमसी तो पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बताएगा ना, आधा हिस्सा आप लेट आउट कर रहे हो, आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो आपका मैटर है। तो 50,000 रुपए अगर वैल्यू बोली है और ये घर हाफ लेट आउट है, तो आधी प्रॉपर्टी का जो म्यूनिसिपल वैल्यू होगी वो 25,000 होगी, वैसे समझना है। ये वाला पोर्शन तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो एनुअल वैल्यू ही 0 हो गई, तो इसमें तो अभी कुछ कैलकुलेशन हम कर नहीं रहे। यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, बाकी फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ दिया नहीं, तो इसी को मान लेंगे ईआर एक्सपेक्टेड। आपने एक्चुअली ये पोर्शन लेट आउट किया, कितने रेंट पे? 3,000 रुपए पर मंथ, और कोई वैकेंसी या कुछ ऐसा तो है नहीं, तो कलेक्शन कितना हुआ? 36,000। तो दिस इज एक्चुअल रेंट। समझ आ रहा है? तो एआर और ईआर आप कंपेयर कर सकते हैं। एआर ऑलरेडी ज्यादा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को सिलेक्ट कर लो। तो आपका जीएवी कितना आ जाएगा? 36,000। क्लियर? ये दोनों में से जो हायर है वो ले रहे हैं अपने। अच्छा, अब म्यूनिसिपल टैक्स भी तो आपने पे किया है, कितना पे किया है? 8,000। पूरी प्रॉपर्टी का पे किया होगा, आधी प्रॉपर्टी का? पूरी प्रॉपर्टी का। म्यूनिसिपल टैक्स तो पूरे घर का पे करोगे ना, ठीक है? उसमें से आधा हिस्सा तो इधर चला गया। अब क्योंकि या तो एनुअल वैल्यू ही 0 आ गई, इसमें म्यूनिसिपल टैक्स अलग से तो माइनस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है। कितना माइनस करो, आधा या पूरा? आधा ही करेंगे ना। तो 8,000 में से भी हाफ पोर्शन 4,000 जो है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। फाइनली कितना आ गया? एनुअल वैल्यू 32,000। क्लियर है? अब अगर इसके आगे कुछ पूछा हो कि भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, तो अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 30%। अगर कुछ बोरोइंग्स है तो वो लेस करेंगे, नहीं तो उतना आंसर है। बट अगर एनुअल वैल्यू पूछा है तो आंसर यहाँ पे खत्म। जीए भी पूछा होता तो 36,000 पे खत्म। तो क्या पूछा है ना उस पर कंक्लूड करना, अदरवाइज क्या होगा, फिर एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे फाइनल आंसर। तो वो ध्यान रखना। क्या मांगा यहाँ पे? वैसे एनएवी मांगा है ना, बस। तो यहाँ खत्म। बाई चांस बोला होता फाइंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 30% माइनस कर देते, जो बचता वो फाइनल आंसर। ठीक है? वैसे बोलो, कंप्लीट। प्रेजेंटेशन जैसा उन्होंने किया है आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा ही प्रेजेंटेशन है, टेबुलर फॉर्मेट में। चेक करने वाले के लिए इजी होना चाहिए समझना कि आपने क्या किया है, और जहाँ पे लगे कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आप टेबल के नीचे वर्किंग नोट बना के प्रोविजन समझा दो तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लो। M is the owner of a house, municipal value 40,000, 8,000 local taxes paid during the year. He was using this house for residential purpose but let out from 1st January at 4,000 per month. तो इसने सिर्फ 3 महीने के लिए लेट आउट किया है, बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड। हमने देखा था एक दिन के लिए भी लेट आउट कर दिया, डीम टू बी लेट आउट। तो वही लॉजिक लगेगा यहाँ पे। अब आपका एक्चुअल रेंट 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कलेक्ट हुआ होगा, तो कितना आया होगा? 12,000। अब एक्चुअल रेंट इज ओनली 12,000 और एक्सपेक्टेड रेंट 40,000। AR is less than ER. Is the reason vacancy? No, it is self occupied, not vacancy. तो because of that GAV क्या बनेगा? ER। तो यही हो जाएगा GAV। समझ आ रहा है पॉइंट? दिस इज नॉट वेकेंसी, दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। वेकेंसी होती ना तो फिर वो एनुअलाइज करके चेक करते, वैसे होता, बट यहाँ पे वैसे नहीं होगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया? नहीं नहीं, ये गलत किया हुआ है, ये गलती सुधारी नहीं है।
ठीक है, रीजन इज नॉट वैकेंसी ना, बट वो जो बेनिफिट मिलता है उसमें आता है इफ इज द रीजन वैकेंसी, इफ आंसर इज यस देन जीएवी इज एआर, बट दिस इज नॉट वैकेंसी ना, वो तो पहले ही क्लियर है। तो फिर अगर आंसर इज नो तो फिर आएगा ईआर, तो फिर उस हिसाब से होना चाहिए। तो ये इन्होंने मिस्टेक है, लास्ट टाइम भी मैंने करेक्शन कराया ही था, क्योंकि जो प्रोविजन में बोला है अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो फिर आंसर 40,000 आना चाहिए ना, 48 क्यों आना चाहिए। वैकेंसी होती है 9 महीने की तो बात समझ आती है, पर तो भी एआर आंसर होता तो फिर 12,000 होता, 48 तो नहीं होता। तो 48 तो कोई कंडीशन में आ ही नहीं सकता, वो रॉन्ग है, यहाँ पे 40,000 आएगा। अब 40,000 में से आप फिर म्यूनसिपल टैक्स जो है वो पूरा क्लेम कर लो। अब यहाँ पूरा मिलेगा, मंथली आपको प्रोपोर्शनेट नहीं करना है। इस केस में तो क्या प्रॉपर्टी आधी आधी लेट आउट की थी, वो अलग सीन था। तो यहाँ 40,000 में से आप 8,000 पूरा क्लेम करो, फाइनली कितना बचा 32, दैट इज एनुअल वैल्यू। आया समझ में, क्लियर है? चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट। बाकी के इलस्ट्रेशंस फिर कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतने रखो काफी, बेसिक तो मैंने करवा दी।